नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त हल्ला बोल का हो चुका है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर फिर से फायरिंग हुई है। गोलीबारी की वजह से एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। हालांकि गोलीबारी किसकी ओर से हुई है, इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। फायरिंग काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के बाहर हुई है। तालिबान ने भी एयरपोर्ट के बाहर अपने लड़ाकों की संख्या को बढ़ा दिया है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आज एयरपोर्ट के बाहर जो फायरिंग हुई है, जरा उसकी आवाज सुनिए। तड़तड़ाहट गोलियों की गूंज से पूरा का पूरा इलाका थर्रा उठा। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही काबुल में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इज़ातुल्लाह हमारे सहयोगी इस वक्त काबुल से सीधे जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। किस तरह की जानकारी मिल रही है, किन लोगों की ओर से यह फायरिंग की गई है? इज़ातुल्लाह, अभी क्या हालात बने हुए हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर? फिलहाल हाल जो है और इंफॉर्मेशन के ये है, अभी तक फायरिंग पहले देर हुई थी और तालिबानों का जो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है वो मुझसे उससे बात हुई है। उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर पहले इधर कोई नहीं था, मतलब लोग नहीं था उधर। उस वक्त से लोग फिर आए गेट के नजदीक और तालिबानों ने एयर फायरिंग किया है, इसलिए कि लोग डर जाए और एयरपोर्ट से दूर रहे। किसने इस तरह की स्थिति वहां पर किसकी वजह से पैदा हो गई है? अगर एयरपोर्ट से लोग दूर रहें, ये मंशा तो तालिबान की भी है। वो चाहता नहीं है कि अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान छोड़कर काबुल से बाहर जाएं। तो क्या तालिबान की ओर से वहां पर ये फायरिंग की गई है क्योंकि सुरक्षा उन्हीं के जिम्मे है बाहर? बात ये नहीं है कि तालिबान लोगों से कहते हैं कि बाहर नहीं जाए। वो कहते हैं कि जिस लोग का कानूनी डॉक्यूमेंट्स उसके पास है वो जा सकते हैं, लेकिन वो उनके कहने पर कि अंदर एयरपोर्ट से जो है हालात ठीक नहीं है। लोगों से ये कहना है कि प्लीज एयरपोर्ट से दूर जाए। और इस एयर फायरिंग जो हुए है इसी वजह से हुई है कि तालिबानों का कहने पर कि लोग डर जाए और एयरपोर्ट से दूर रहे। तो अगर ऐसा कहा जा रहा है कि लोग डर जाएं और एयरपोर्ट से दूर रहें, तो इस फायरिंग के बाद क्या वहां पर हालात में तब्दीली आई है? क्या लोग एयरपोर्ट से अब दूर जा रहे हैं? लोग दूर जा रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं कि इस फायरिंग में कोई जख्मी ना हो जाए। इस डर की वजह से लोग जो एयरपोर्ट के आसपास जमे हुए हैं, उस फायरिंग की वजह से वो भाग रहे हैं और एयरपोर्ट से दूर रहे। इस फायरिंग के बाद भी क्या वहां से फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हैं दूसरे मुल्कों के लिए? फिलहाल दाखिली लोगों जो छोटा मोटे डॉक्यूमेंट्स उसके पास है वो नहीं जा सकते, और तालिबान और यहाँ सिक्योरिटी लोग हैं इन्हें इजाज़त नहीं दे सके। लेकिन जिस लोग उसके पास खारिज मुल्कों का पासपोर्ट है वो जा सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। काबुल से हमारे संवाददाता इज़ातुल्लाह पल पल की जानकारी हम तक पहुंचाते हुए। ये तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी का आलम किस कदर पैदा हो गया। आप देखिए, एंट्री गेट के पास ये फायरिंग की गई है। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद डर और दहशत का आलम है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही 26 तारीख को जो आतंकी हमला हुआ था आईसिस के की ओर से, जो हमला करवाया गया था, उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। हालांकि अमेरिका ने उसका बदला ले लिया आईसिस खुरासान पर हमला करके, लेकिन उसके बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। फायरिंग के बाद किस तरह से भागते हुए लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हालात इस समय चूंकि शाम के 6 बज चुके हैं, अभी वहां पर क्या वक्त हो रहा है, अभी स्थिति क्या बनी हुई है, अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाए आप इज़ातुल्लाह। इज़ातुल्लाह हमारे सहयोगी काबुल से जानकारी देते हुए। एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने हैं। डर और दहशत का आलम
वहां पर पहले से ही है, क्योंकि 2 दिन पहले जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, फायरिंग के बाद वहां पर दहशत का माहौल। बड़ी संख्या में 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले में जो लोग जख्मी हुए हैं, 1300 से ज्यादा उनकी तादाद है, जो अलग अलग अस्पतालों में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, रॉयटर्स की ओर से जानकारी दी गई है, एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। हालांकि साफ नहीं हो सका है कि गोलियां किसने चलाई है। इसके अलावा लोगों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। घटना के तुरंत बाद लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में अफरा तफरी मचने की वजह से गाड़ियां बार बार हॉर्न बजाती हुई भी वहां पर दिखाई दे रही हैं। आपको बताते चले, काबुल में हुए बम धमाकों के बाद भी कई देशों का रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं ब्रिटेन आज अपना अभियान खत्म करने वाला है, जबकि अमेरिका ने बम धमाकों के कुछ ही घंटों के बाद आईसिस खुरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए बदला ले लिया है। मानव रहित विमान से अफगानिस्तान के नांगरहार में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बम गिराए गए, जबकि अमेरिका ने काबुल बम धमाकों के साजिशकर्ता को मार गिराने का भी दावा किया है। इन सब के बीच अमेरिका की ओर से आतंकी हमलों की चेतावनी दी गई थी और एक बार फिर से फायरिंग के बाद भागते हुए लोग, तस्वीरें आपके सामने हैं। सुनते हैं गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज, जिसके बाद इलाका पूरी तरह से थर्रा उठा। गोलियों की ये तड़तड़ाहट बताने के लिए काफी है कि हालात वहां पर कैसे हैं। इज़ातुल्लाह हमारे साथ काबुल से लगातार बने हुए हैं। इज़ातुल्लाह, अभी स्थिति क्या है? चूंकि शाम के 6 इंडिया में बज रहे हैं, वहां पर क्या वक्त हुआ है, वहां पर किस तरह की स्थिति है? एयरपोर्ट के जिस एंट्री गेट के पास ये फायरिंग की गई है, क्या वहां से लोग अब पूरी तरह से हट चुके हैं? किस तरह की जानकारी मिल पा रही है वहां से आपको? यहाँ से इधर 5 बजे है और जहाँ फायरिंग हुए तालिबानों के साइड से लोग डर रहे और इस डर की वजह से जो लोग एयरपोर्ट के आसपास जमे हुए हैं, इस डर फायरिंग की वजह से वो दूर चले जाएंगे और एयरपोर्ट से भाग गए, इसलिए कि वो जख्मी ना हो जाए। इस डर की वजह से एयरपोर्ट छोड़कर दूर जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इज़ातुल्लाह इस पूरी जानकारी के लिए। काबुल से हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे थे कि डर की वजह से लोग एयरपोर्ट छोड़कर अब दूर जा रहे हैं। हालांकि ये फायरिंग किसकी ओर से की गई है, स्पष्ट तौर पर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे और जानकारी आती है, इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब वक्त हो चला है हल्ला बोल में। देखिए आगे अंजना ओम कश्यप के साथ अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर हमारी एक खास पेशकश, ये आंसू अफगानियों की जुबान है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और तालिबान के खौफ पर जहां बंदूकों के जोर ने सांसों की डोर से दुश्मनी पाल ली है, हर आंख में आंसू है। महिलाएं खुद को महफूज नहीं रख पा रही। जो खुशकिस्मत है वो अफगानिस्तान से निकल आए, लेकिन जो रह गए उन्होंने आंसुओं को तकदीर का फसाना मान लिया है। जिनकी जिंदगी बच गई वो मुल्क की याद में जार जार रोएंगे। जो वहां रह गए उनके आंसू सवाल करेंगे। इन्हीं सवालों को हम लगातार आज अपने इस मंच से उठा रहे हैं। सुरक्षा सभा इसलिए क्योंकि सभी को देखना पड़ेगा कि आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जो तालिबान का कब्जा है, उस पर विश्व की क्या रणनीति है। दूसरी तरफ अपने लोगों को उस मुल्क से निकालकर बचाकर ले जाने की चुनौती, क्योंकि डेडलाइन अब कुछ दिनों का बचा है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। अफगान काजी मार्जिया जो बाबर खैल जो कि अफगान एक्सपर्ट हैं, मुरसल नूरजाई जो कि अफगानिस्तान के मामलों की एक्सपर्ट हैं, जारिफा गफारी जो कि पहली महिला मेयर थी, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी। और इसी के साथ अनारकली कौर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं मुरसल मुरज़ई जी, क्योंकि कल भी आप हमारे साथ शो पे मौजूद थी मुरसल जी, और मेरा पहला सवाल आपसे यही है। तालिबान का कब्जा, सबसे ज्यादा जो दुखी हैं वो इस वक्त महिलाएं हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वो त्रासदी देखी है जब अपने ही मुल्क को छोड़कर लोग भाग रहे हैं दूसरे देशों की सुरक्षा के बीच। हमने वो तस्वीर भी देखी जब एक अफगानी महिला अपनी बेटी को अमेरिकी सेना को सौंप रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी उस सरजमी पे पले जहां तालिबान का कब्जा हो। ये दर्द पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन सब बस देख ही रहे हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त आपको लगता है वहां पर, और इसी के साथ क्या कहेंगे आप महिलाओं की इस त्रासदी पर?
ये एक बहुत ही अफसोसनाक सिनारियो है इस टाइम अफगानिस्तान में, जहाँ पे एक तरफ लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि बचें तो किस से बचें। तालिबान से बचें, उन फोर्सेस से बचें जो उनको मदद कर रहे हैं, अपने आप को बचाएं, अपने फैमिलीज को बचाएं, और कैसे बचाएं, क्योंकि आपको पता ही होगा 31 अगस्त तक उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है, उसके बाद एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। और जो लोग अफगानिस्तान में रह गए हैं, तो आपने न्यूज़ सुना ही होगा कि तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो कहते हैं कि जो एजुकेटेड अफगान्स हैं उनको कंट्री में रहना चाहिए ताकि वो कंट्री को हेल्प करें डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो एक ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है तालिबान के ये स्टेटमेंट्स देना, और 1996 और 2001 के बीच में जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, एक बहुत ही दो कंप्लीटली डिफरेंट फैक्ट्स है, दो डिफरेंट सिनारियोज हैं। ऑफ कोर्स उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने लोगों की फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई हैं, इतने लोगों ने अपने पिता, अपने भाई, अपने बहनों को खोया है, इतने लोगों का रेप हुआ है, इतने बच्चे मरे हैं, जिसके बाद तालिबान पे भरोसा करना या उनकी किसी भी वर्ड पे भरोसा करना नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है, और पूरी दुनिया को अब सोचना पड़ेगा मुरसल कि क्या करना है, आगे की रणनीति क्या है। हमारे साथ इस वक्त अनारकली कौर, जो कि अफगानी सिख सांसद है, महिला, वो इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। काबुल से आप आ गई, 2-3 दिन अब आपका इस मुल्क में हो गया है, किस तरह के हालात वहां पर, और अपने वतन को छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में आपको सुरक्षा मिली है, वो दर्द आपके शब्दों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे अनारकली जी। याद आ रही है ना मुश्किल है इस वक्त पर बात करना, हम लोग समझ सकते हैं। वतन की जो याद आ रही है उसका जिक्र आप कर रही हैं, लेकिन एक सांसद के तौर पर हमें रिक्वेस्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, अफ़गानिस्तान को ऐसे हालात में मत छोड़िए, क्योंकि वो मेहनत जो 20 साल में हुआ, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे ही साइलेंट होगी, वो जो मेहनत हुआ 20 साल में, जो कुछ हुआ अफ़गानिस्तान में, वो सब बर्बाद हो जाएगी। अभी तक तो कुछ की पता नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर ज़ोर पर कब्ज़ा किया। अभी तो अफ़गानिस्तान के कोई सरकार नहीं है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। 10 दिन, तकरीबन 10 दिन हुआ कि तालिबान पूरा अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, लेकिन ज़्यादा 1 महीना हुआ कि डिफरेंट प्रोविंस से कब्ज़ा किया था, लेकिन काबुल तो 10 दिन हो रही है कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। अभी तो कुछ की पता नहीं चलेगी, लेकिन लोग सब डरते हैं, क्योंकि वो तालिबान वो एरिया में जो है, काबुल नहीं लेकिन डिफरेंट प्रोविंस में है, वहाँ से डिफरेंट वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं कि वो नून के तालिबान ने कैसे लोगों के साथ सलूक करते हैं, ख़वातीनों के साथ कैसे सलूक करते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा कि तालिबान एक लड़की को सब लोगों के सामने, आपने देखा हुआ कभी भी वीडियो में, क्लिप्स में मारते हैं। लेकिन ये वो सलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफ़गानिस्तान जब तालिबान के कब्ज़े में थे, ऐसे ही सलूक थे। सब लोग कहते हैं, जिन लोग अफ़गानिस्तान में कहते थे, और हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स, कॉलीग्स, हमारे दोस्त कहते थे कि तालिबान अभी बदल गए, लेकिन ये कि बदल गए या नहीं, इसका सब वक्त के गुज़रने से पता चलेगा। लेकिन
वो जो अभी मेरे नज़र से तालिबान जो है डिफरेंट ग्रुप्स है। उनकी एक ही ग्रुप जो सबको पता है, उनकी लीडर्स जो कतर में थे, और दूसरे वो ग्रुप्स है जो लड़ते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि इनकी बीच भी शायद कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। अभी तक 10 दिन हुआ कि पूरा अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, लेकिन अभी तो अफ़गानिस्तान की सरकार की पता नहीं है। लेकिन वो तो ये ऐलान कर रहे हैं अनारकली जी, वो ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने मंत्रियों की घोषणा कर दी है। गृह मंत्री, मतलब ऐसा लगता है जो जितना बड़ा आतंकी है उसको उतना बड़ा मंत्रालय मिल रहा है। कैसे हालात आपको लग रहा है अफगानिस्तान में रहेंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। अभी जो उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह सालेह, वो कार्यवाहक वहां राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या परिस्थिति बनती दिख रही है आपको? पता नहीं, हमारी उम्मीद है, क्योंकि देश तो मैं सुनी थी कि देश माँ है, लेकिन कभी भी ये महसूस नहीं किए कि देश, सब कहते हैं देश माँ है कैसी, लेकिन अब हमें पता लगा कि ठीक देश बिल्कुल माँ है। लेकिन आने वाले कल का या कितने घंटे बाद का कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। हो सकता है कोई अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान को मत छोड़िए, लेकिन हो सकता है कि अफ़गानिस्तान में एक अच्छा गवर्नमेंट आएगी, लेकिन वो गवर्नमेंट जो उसके सब लोग गवर्नमेंट में हो, ना कि अलग तालिबान। हो सकता है, लेकिन ये तो शायद हमारे एक ख्वाब है। कोई खौफ किस तरह का है नारकली जी? वो खौफ कैसा है तालिबान का? क्योंकि ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग तो वहां से भागना चाह रहे हैं। वो खौफ कैसा है तालिबान का वहां पर? क्या लोगों ने कहा आपसे? मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। अफ़गानिस्तान के हालात ऐसे ही हालात है कि हर 20 साल 10 साल या 15 साल एक ही चेंजेस आती है। जो कुछ वो 10 साल 20 साल में होता है सब बर्बाद जाते हैं। हमें खौफ डर इसका है। खौफ डर वो लोग है कि उन्हीं के कोई चांस नहीं मिलती, लेकिन वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से बाहर जाए। वो खौफ जो उन्हीं के दिलों में है, लेकिन कोई चांस उनके पास नहीं है। वो लोग जो बाहर निकलते हैं डिफरेंट फ्लाइट्स में, उनको तो चांस मिलते हैं, लेकिन बहुत लोग अफ़गानिस्तान में है कि कभी भी उनको ये चांस नहीं है। लेकिन खौफ डर इसका है कि जो हमने किया, हम अफ़गान सब लोगों ने किया अफ़गानिस्तान के लिए, देश के लिए, वो बर्बाद ना जाए, वो सेव रहे। हमारे सिर्फ यही डर है, यही खौफ है। लेकिन जो त्रासदी है नारकली जी, वो त्रासदी तो ये है कि आप जैसे लोग जो सिख हैं, सोचिए अपने धर्म की किताब को, अगर गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर उठाकर लाना पड़े, उसको सुरक्षित दूसरे देश में ले जाना पड़े, तो कितने कट्टर आतंकी लोग वहां पर पहुंच गए, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब शुरू ही आपने इस बात से की कि वतन की कितनी याद आ रही है आपको नारकली जी। मैसेज क्या दें? पहले हमारे साथ बहुत मैसेज थे, जब तालिबान नहीं थे, हम लोगों को बहुत मैसेज देते थे, तालिबान को देते थे कि हम ठीक है, हम पीस करेंगे, आप भी आओ, हम सब एक ही गवर्नमेंट में होंगे, लेकिन हमारे लिए जो अफ़गानिस्तान के लिए 20 साल हुआ वो बायत सेफ हो। ये मैसेज थे। अभी तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। मैं अपने देश को, अपनी माँ को छोड़। लेकिन फिर भी आप यहाँ सुरक्षित आ गई हैं। जो लोग वहां पर अभी भी डटे हुए हैं या फिर पीछे छूट गए हैं, उनसे क्या कहेंगे? पहले हमारे साथ बहुत मैसेज थे, जब तालिबान नहीं थे, हम लोगों को बहुत मैसेज देते थे, तालिबान को देते थे कि हम ठीक है, हम पीस करेंगे, आप भी आओ, हम सब एक ही गवर्नमेंट में होंगे, लेकिन हमारे लिए जो अफ़गानिस्तान के लिए 20 साल हुआ वो बायत सेफ हो। ये मैसेज थे। अभी तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। मैं अपने देश को, अपनी माँ को छोड़कर आई हूँ। मैं समझी, और उनसे पहले बैठे हुए मैं आम लोगों को क्या मैसेज दूँ? आम लोग भी वो लोग हैं कि उनके साथ डर है, खौफ है। क्या मैसेज दूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी। मैं तो खुद ही देश छोड़कर आई हूँ।
बहुत धन्यवाद आपका अनारकली जी, क्योंकि शब्दों के बीच बीच आपके आंसू ज्यादा बोल रहे हैं कि किस तरह का तालिबान का खौफ है। अफगान काजी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हमने एक सांसद को देखा, एक सांसद, एक महिला जब इस तरह से वो डर में है तो हम समझ सकते हैं कि आम लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। अफगान जी। मार्जिया जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस जी। तो हमने मेरा सवाल आपसे यही था कि हमने एक महिला सांसद को सुना जो इंडिया आ गई हैं, वो इतना रो रही हैं, तो आम लोगों का दर्द तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बस कि किस तरह से लोग वहां इस वक्त तालिबान के डर में हैं, दहशत में हैं। आपकी बात सही है, क्योंकि अनारकली जी शी वाज वेरी स्ट्रांग, शी इज स्ट्रांग। अभी जो इसके आंसू आ रही है और जो इसके जितना दर्द है मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे गुस्सा भी आती है कि क्यों हम लोग हमेशा कुर्बानी और लोगों को जो प्लान और स्ट्रैटेजी है हम लोग को फोर्स हो जाता है हमेशा। क्यों इतना कमजोर हो गई है कि हम रोती है टीवी में, रेडियो में, सब जगह में। हम ये कोई आसान बात नहीं है कि हम लोग को इतना ये लाइफ मजबूर किया है कि हम अपने रोने से भी हम नहीं कर सकते कि उसका कंट्रोल करें। एक हमारे साथ क्या हुआ है, मैं कितनी सद हो गई कि अभी अनारकली बहुत स्ट्रांग लड़की है, मैं उसको जानता हूँ। जो पलखुमरी मेरा जगह था उधर वो पैदा हुआ, शी did a lot for अफगानिस्तान। और अभी जो इंडिया में है फिर भी अच्छा है, इंडिया वो सेफ है। और ये दर्द जो मेरे दिल में है क्योंकि मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ उधर अफगानिस्तान में वुमेन एक्टिविस्ट के साथ, जजेस के साथ, और लोग बहुत डरती हैं। यस्टरडे मेरे पास 200 मैसेजेस आया जो फीमेल जजेस का है। वो लोग इतना डरती है, जस्ट वो ट्राई करती है कि किस जगह में वो अफगानिस्तान में चला जाए, जस्ट छोड़ दे मुल्क और चला जाए कि खुद को सेव करे। बहुत मुश्किल है हालात अफगानिस्तान में। जी बिलीव करें, मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ मगर 24 आवर्स में अपने मुल्क के साथ हूँ। अब समझ सकते हैं जो आपकी फीलिंग्स है, हम समझ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ, जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, नरेंद्र सिंह खालसा साहब, ये भी सिख अफगान सांसद है, हमारे साथ है। तालिबानी कह रहे हैं नरेंद्र सिंह साहब कि हम बदल गए हैं 20 साल में, हम समावेशी सरकार बनाएंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इतना खौफ कि कोई विमान के पहियों से लटक कर भाग रहा है, महिलाएं बेटियों को, सैनिकों को दे रही हैं कि उनकी जिंदगी सुरक्षित है। इतना डर, इतना खौफ जो दिख रहा है, जो वहां पर लोगों ने आपसे कहा, वो बताएं खालसा साहब। तालिबान की खौफ से तो सब लोग डरते हैं, पूरी दुनिया डरते हैं। हम क्या है, हम तो छोटे सिख मजलूम लोग हैं उधर के। डर तो सारी अफ़गानिस्तान की लोगों को है, मगर फिर भी लोगों ने हमेशा विश्वास दिया है कि हम आवाम से, अक़लियतों से कुछ काम हमारा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हमारी नहीं है। अतः उनके साथ जो मदद जो है वो भी करेंगे और जड़ी सरकार बनाएंगे अतः उसमें भी इनके चेहरे फिर नज़र आ जाएं। मगर हम फिर भी लोगों को डर है, डोड है, क्योंकि तालिबान ख़ुद अच्छे लोग शायद हों मगर उनके साथ जो अभी तो निज़ामी हालात है, पता नहीं लगता कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। इस वजह तो लोग डर रहे हैं। क्या हालात बनते हुए आपको दिख रहे हैं वहां पर खालसा साहब? क्योंकि आप सोचिए कि गुरु ग्रंथ साहब को वहां से निकाल कर इस तरह से लाना पड़ा है, तो एक आतंक तो है ही ना। और जो मंत्रालय उन्होंने बनाए हैं, वहां पर मंत्रियों की घोषणा की है, उसको देखकर तो बहुत उम्मीद नहीं जगती है कि उनका रवैया जरा भी बदला होगा। देखो, मैं पहले भी बोला 40 साल तो अफगानिस्तान में लड़ाई है। 40 साल पहले तकरीबन 1 मिलियन हिंदू सिख अफगानिस्तान में रह रहा सी, मगर हम थोड़े थोड़े करके आज 220 या 230 बंदे रह रहे हैं। साढ़े जो बड़े उधर ना रहे तो शायद हम भी ना रहे, मगर हम कोशिश करते हैं जितने साढ़े गुरुद्वारे, मंदिर और साड़ी जायदादा और वगैरह साढ़े हैं ना, साढ़ा अपना कारोबार और संभालने वास्ते असी ज़रूरी फिर अफगानिस्तान जाना सानू पड़ रहा है और जाएंगे।
हम लोग बस दूर से आप लोगों की त्रासदी को समझ सकते हैं। सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में आकर वहां पर हिफाजत मांगना कितनी बड़ी चुनौती होगी आप लोगों की जिंदगी की तालिबान के कब्जे के बाद। मुर्सल, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये तो तय है, जिस तरह से उन्होंने मिनिस्टर्स की बीते दिन घोषणा की है, जो गृह मंत्री बनाया है, न जाने कितने धमाकों और कितने मामलों का ऐसा वो आरोपी है आतंकी घटनाओं का, मुखौटा है सिर्फ। जो संकेत मिल रहे हैं तालिबान का अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहना कि हम बदल गए हैं, सिर्फ एक मुखौटा दिखता है। ट्रू और इसके पीछे एक ही वजह हो सकती है कि उनको एक ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए, जो कि कुछ कंट्री से उनको मिल भी गया है। उनके फौरन आने के बाद, मतलब पहला या दूसरा दिन था जहां पे चाइना ने, रशिया ने उनको रिकग्निशन दी। चाइना, रशिया, पाकिस्तान ने उनको रिकग्निशन दी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि एक कंट्री के ऊपर इतना बड़ा बवाला आ गया, इतना बड़ा एक ट्रेजेडी हुई है, लोग मर रहे हैं, और चाइना, पाकिस्तान, रशिया को एक दिन नहीं लगा उनको रिकग्निशन देने में। हम लोग जब एक सिनारियो को, एक कंट्री को देखते हैं, देख रहे हैं हम लोग के लोग मर रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, फैमिलीज बिखर रही हैं, उसमें आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इन सब की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, आप उसको रिकग्निशन दे रहे हो। तो ये एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल एक्ट है, और ये बहुत ही दर्दनाक है कि अगर इन लोगों, जो ये लोग कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो चीजें, जो वादे ये लोग कर रहे हैं, इनका टारगेट एक ही है कि इनको रिकग्निशन मिले। इनका टारगेट एक ही है कि चाइना अफगानिस्तान में जो उनके स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं, जो कि $3 ट्रिलियन जो वहाँ पे वेल्थ है, जो अफगानिस्तान के पास इतना वेल्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब जो है उसको निकालने का और उसको कैश करने का एक मुझे भी नजर आ रहा है कि किस तरह उन रिसोर्सेज को यूज किया जाए। बट शर्म आनी चाहिए इंसान होने के नाते कि हम लोगों के खून, हम लोगों की जिंदगियां तबाह करके खून हो रहा है वो कंट्री, और उसके ऊपर हम लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं। एंड मैं उन कंट्रीज को कह रही हूँ जो उनको रिकग्निशन दे रही है तालिबान को कि पीपल लाइव्स मैटर इन अफगानिस्तान, वुमेन लाइव्स मैटर इन अफगानिस्तान, चिल्ड्रन लाइव्स मैटर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने पिछले 40 सालों में, चाहे वो हमारी सिख कम्युनिटी है, चाहे वो हमारी हजारा कम्युनिटी है, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो ताजिक है, इट डजंट मैटर, अफगान्स आर अफगान्स, इट्स अ नेशन। और वो नेशन तबाह हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की वजह से, और उनको रिकग्निशन देना इज लाइक किलिंग ह्यूमैनिटी एंड गिविंग अ वेरी बैड पिक्चर ऑफ ह्यूमैनिटी इन द होल वर्ल्ड। लेकिन ये जो गुस्सा है, बिल्कुल मजे, ये जो गुस्सा है हम लोगों का, ये इसका क्या अंजाम? मैं तो बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, यूएन क्या कर रहा है? क्या हम सिर्फ एक रेजोल्यूशन, या फिर वहां पर तमाम बड़े बड़े मुल्क जाकर पहुंचकर दूर से देख रहे हैं, अफगानियों के आंसू देख रहे हैं, जो बेबस होकर ये महिलाएं गुहार लगा रही है पूरी दुनिया से? एक सांसद कह रही है कि हमें अकेला मत छोड़िए ऐसे वक्त पर। यूएन क्या कर रहा है? दुनिया क्या कर रही है? ये गुड तालिबान, बैड तालिबान समझाने और सिखाने में पड़ गए हैं। पिछले 20 सालों में ये कहाँ थे? मतलब पिछले 20 सालों में जब यूएन एंड यूएस और सारी बड़ी जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं, जो आर्मी है, पूरी दुनिया लगी हुई थी तालिबान से फाइट में, अलकायदा से फाइट में, ठीक है, तो पिछले 20 सालों में इनको ख्याल क्यों नहीं आया? ठीक है, इसी का जवाब हम मर्जिया जी से ले लेते हैं। मर्जिया जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहती हूँ, और चूंकि आप अफगानिस्तान को ऐसा आपने देखा है सब कुछ, उस अनुभव के जरिए अगर आप बताएं कि ये जो बेबस होकर लोग आज पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं, यूएन क्या कर रहा है, ये बड़े बड़े मुल्क क्या कर रहे हैं, और ये 30 अगस्त के बाद क्या होगा? अब जो अभी आप बताया, हम पहले जो हमारा मुल्क था, यू नो, वी वाज वेरी डिवाइडेड। ये लाइक पश्तून है, ये हज़ारा है, ये ताजिक है। अभी तो अफगानिस्तान लोग बहुत यूनाइटेड हो गई है। ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी साइन है। बहुत जल्द अफगानिस्तान में एक बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, आप यकीन करें। मैं तालिबान को भी बताती हूँ कि अब बहुत जल्दी एक वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो जाएगा तालिब के खिलाफ।
मैं उसके डरती इसलिए नहीं हूँ कि इंसान को जो उसमें दिल में इंसानियत नहीं है, इंसान को जो उसके दिल में जस्ट यही है कि कैसे लोगों को किल करूं और उसको खुशियों को ख़त्म करूं, उस इंसान से कभी डरना ज़रूरी भी नहीं है। मैं यूनाइटेड नेशन से बहुत ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट किया, लेटर भेज दिया और दोबारा मैं यूनाइटेड नेशन से बताती हूँ प्लीज़ आ जाओ। मैं प्लीज़ तक हो गई हूँ, प्लीज़ आ जाओ। हमारे मुल्क बहुत बहुत खतरे में है। जवान न्यू जनरेशन जजेस एक्टिविस्ट बहुत खतरे में है। प्लीज you know we need them. They should be involved in our country. If they're not involved, मैं सोचती हूँ कि वो लोग जो उधर हैं एयरपोर्ट में है, अपने घर में है, अब वो क्या करें? I don't know who said before. Now the Taliban start to appoint the ministers. Recently they appointed the Supreme Court, the Chief Justice as well, 2-3 days ago. वो अभी लोगों को बताया है कि he needs to know how many female judges in Afghanistan. ये आपको पता है वो female judges का क्या हालत है? अभी वो लोग कितने डरती है। वो सब मेरी जान है, वो मेरा ईमान है। वो लोग को अभी आंसू नहीं आती है, घर उसका नहीं है, अपने बच्चों के पास नहीं है। उसका बच्चा is 5 months, वो अलग जगह में है, उसकी माँ अलग जगह में है। क्या इंसानियत किधर हो गया? I really don't know. इतनी मुश्किल हो गई है लाइफ कि उसका जज है, उसका बच्चा है, वो अपने बच्चे को मिल्क देना नहीं सकती है कि उसका सिक्योरिटी खतरे में है। क्या हालत है? Please, international world, please come back and open our book. We are in the very, very serious situation. बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। बहुत धन्यवाद आपका मर्जिया जी और आपका भी मुरसुल जी, पूरी कहानी बताने के लिए। हमने 2 सांसदों से भी बात की है। देखना बस ये है, आपने बात की शुरुआत भी मर्जिया इसी बात से की थी कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोग जागेंगे। देखना यही है कि क्या अफगान लोगों का हौसला तालिबान के आतंक पर भारी पड़ता है। इसी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए आज तक। शाम के 6:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस आयोजन के दौरान समूचे परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनगिनत विकास कार्यों को वहां पर दर्शाया गया है। वीडियो वहां पर प्ले किया जाएगा अलग अलग भाषाओं में। आपको बता दें कि जलियांवाला बाग कांड के दृश्य को हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी में दिखाया जाएगा। उद्घाटन के बाद ये ऐतिहासिक स्थल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं। आपको बता दें एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। जलियांवाला बाग में आते ही सबसे पहले सैलानियों का ध्यान एंट्रेंस पर जाने वाला है। अब ये वही तंग रास्ता है जहां पर जनरल डायर ने सेना को अंदर जाने के लिए कहा था और ये दरवाजा उन शहीदों को समर्पित है जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन अपने हंसते खेलते परिवार के साथ जलियांवाला बाग में दाखिल हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो इतिहास में दर्ज है। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे उस जगह से जलियांवाला बाग का नए परिसर का जिस तरह से निर्माण किया गया है। सत्येंद्र, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं ये नया परिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? चित्रा, देखिए सबसे पहले तो बता दूं इस परिसर का नवीनीकरण किया गया है, लेकिन जो इसका मूल ढांचा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। किस तरीके से इसको बनाया गया है, सजाया गया है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, वो जो ऐतिहासिक दीवारें हैं उन दीवारों पर जो सफेद निशान दिखाई दे रहे हैं, ये अंग्रेजी हुकूमत का वो काला अध्याय था कि निहत्थे भारतीयों पर यहाँ पर गोलियां बरसाई गई थी। इसके बाद कैमरे को
पैन करता हूं। यहाँ पर पूरे जो है जलियांवाला बाग का नवीनीकरण किया गया है, इसको सजाया गया है, संवारा गया है, लेकिन जो इसका मूल ढांचा था उस पर कोई छेड़छाड़ किसी तरह की नहीं की गई है। ये ऐतिहासिक स्मारक है। इस स्मारक को पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं उन सैकड़ों निहत्थे हिंदुस्तानियों को जिनको 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर यहाँ पर निहत्थे एक तरीके से कत्लेआम कर दिया गया था। उसके बाद ये जो गुरबानी की आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये वो मंच है जहां पर सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं कि वर्चुअली डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और आपको ये भी बता दूं, 2 साल बाद लगभग ये जो है जलियांवाला बाग खुल रहा है, वो स्टेज आपको दिखाया। और इसके बाद ये जो कुआं है इसका भी नवीनीकरण किया गया है। इस कुएं के अंदर जब जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी तो उन गोलियों से बचने के लिए सैकड़ों की तादाद इस कुएं के अंदर कूद गए थे। और अब बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी जो है इस जलियांवाला बाग को नवीनीकरण के बाद देश के हवाले करने जा रहे हैं। पीछे जो मंच बनाया गया है डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर शरीक होंगे, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। और इसका उद्घाटन करने के बाद कल से जलियांवाला बाग आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग, उसकी जो कहानी, जनरल डायर ने किस तरह से निहत्थे हमारे लोगों पर साल 1919 में बैसाखी का दिन था जब गोलियां चला दी थी, बच्चों समेत महिलाएं पुरुष हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे। और जिस कुएं का जिक्र यहाँ पर मेरे सहयोगी कर रहे थे सत्येंद्र चौहान, सिर्फ उसी कुएं से 120 से ज्यादा शव निकाले गए थे। काला अध्याय अपने आप में समेटे ये जलियांवाला बाग लेकिन नए रंग रूप में अब ये लोगों को समर्पित किया जा रहा है ताकि जो इतिहास है वो जान सके, हमारे शहीदों की जो कुर्बानी है इस देश के लिए उसको जान सके हमारे आने वाली पीढ़ी। और इसी वजह से जलियांवाला बाग का ये नया रंग रूप आप देख रहे हैं। काफी समय से इसकी तैयारी चल रही थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। अपने आप में बहुत सारे किस्से कहानियों को अपने आप में अपने जेहन में समेटे ये पूरा का पूरा परिसर सत्येंद्र, और सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग में किस तरह से जनरल डायर ने यहां पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। उस संकरे रास्ते को भी दिखाइए, क्या वहां पर भी तब्दीली की गई है? वहां से एंट्रेंस को किस तरह से बनाया गया है ताकि लोग हमारे शहीदों से जुड़ी जितनी भी यादें हैं उसको वहां पर पहुंचने के साथ ही जान सके। देखिए चित्रा, सबसे पहले मैं आपको इतिहास भी बताता चलता हूं। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पंजाब की एक तरीके से अमृतसर को राजधानी माना जाता था और यहीं से पास में लाहौर शहर है। और यहाँ पर पूरे पंजाब के उस समय लाहौर, अमृतसर के लोग, यहाँ पर आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। रॉल्ट एक्ट अंग्रेजी हुकूमत लेकर आई थी और उस रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए हजारों की तादाद इस जलियांवाले बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे। और ठीक सामने वो द्वार है जहां पर बीएसएफ के जवान खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये एक रास्ता होता था इस जलियांवाले बाग में घुसने के लिए और यहां से निकलने के लिए। और यहां पर जब तमाम हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी इसके अंदर आ गए थे, इस बाग के अंदर, और मीटिंग शुरू हो गई थी, तब उस रास्ते से, उस संकरे रास्ते से अंग्रेजी फौज सैकड़ों की तादाद में हथियारबंद अंग्रेजी हुकूमत के जो है जवान यहाँ पर घुस गए थे। और ये जो दीवारें दिखाई दे रही हैं इनके चारों तरफ वो फैल गए थे। और ठीक अगर कैमरे को थोड़ा सा पीछे करते हुए मैं ले जाऊं तो ये जो स्मारक स्थल यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वो जो स्मारक स्थल है जहां पर एक हल्का सा स्टेज बनाकर मीटिंग को एड्रेस किया जा रहा था। रॉल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे भारतीय जनता और भारतीय जनता के लोग, जिसमें खासकर लाहौर जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से बड़ी तादाद में लोग आए थे। अमृतसर के लोग थे, पंजाब के लोग थे। और ठीक इस जगह पर गोलियां चलाई गई थी। और गोलियां जिस तरीके से चलाई गई थी, वो जो ठीक मेरे सामने आप दीवार देख रही हैं, उस दीवार पर ये जो निशान आपको सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं, ये उन गोलियों के निशान हैं जो निहत्थे भारतीयों की छाती पर अंग्रेजी हुकूमत ने जनरल डायर के आदेश पर मारी थी। और यही दीवार नहीं है, और थोड़ा सा पीछे करें तो जितनी भी ये दीवारें दिखाई दे
रही हैं, इन पर बुलेट्स के निशान इस कदर बने हुए हैं कि अगर आप गिने तो उस दिन तकरीबन कई हजार बुलेट्स यहाँ पर चलाए गए थे, गोलियां दागी गई थी, सैकड़ों मैं की फौरन तादाद में लौटूंगी लोग आपके मारे पास गए कुछ ही थे। देर में। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए अवतार में ये जो जलियांवाला बाग निर्मित किया गया है उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनरल डायर, उसकी जिस तरह की काली भूमिका रही थी हिंदुस्तान में, उसकी कहानी भी आप तक पहुंचाएंगे। और आपको यह भी बताते चले कि 1940 में उधम सिंह हमारे शहीद ने लंदन में जाकर उसको मार गिराया था और इसी वजह से उत्तराखंड के एक पूरे के पूरे शहर का नाम उधम सिंह नगर रखा गया। पूरी कहानी आप तक पहुंचाएंगी। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जलियांवाला बाग के पुनर्निर्मित नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में नए अवतार में दिखाई देगा जलियांवाला बाग। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह जलियांवाला बाग है, जहां 13 अप्रैल साल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। उस दिन बैसाखी का त्योहार भी था और यहां पर मेला भी लगता था। हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और उसी समय जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी और तब तक वो गोलियां चलती रही जब तक ब्रिटिश आर्मी के बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं हो गई थी। 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, हजारों लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां पास में बने कुएं में कूद गए ताकि जान बच सके। 120 से ज्यादा लोगों के शव उस कुएं से निकाले गए थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में नए अवतार में जलियांवाला बाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को उसको समर्पित करने वाले हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, सत्येंद्र हमारे सहयोगी मौके से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, हम चाहेंगे आसपास की तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं। और जानकारी यह भी मिली है कि वहां पर 3 गैलरियां बनी हुई हैं जिसमें हमारे शहीदों से जुड़ी हुई तमाम यादों को संजो कर रखा गया है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है जिसको भारत को लेकर आगे चलना है वो ये जान सके कि कितनी शिद्दत, कितनी मुश्किलों के बाद इस हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने आजादी पाई थी। विस्तार से वर्णन है उन तमाम बातों का वहां पर। जी देखिए, बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को एक इतिहास की जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से शहीदों के खून से इस देश की जमीन को सींचा गया है और आज़ादी लेने के लिए क्या क्या जतन किए गए थे। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जो ये जलियांवाला बाग है ये एक पुरातन धरोहर है, यानी कि बहुत पुराना बाग है। जैसा आप खुद बता रही हैं, 13 अप्रैल 1919 यानी कि भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने जो लोगों के ऊपर जुल्म और सितम किए थे उनकी कहानी ये अपने आप में बताता है। ये जो ठीक मेरे पीछे स्मारक आप देख रही हैं, दरअसल यहाँ पर एक छोटा सा मंच बनाया गया था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ से इकट्ठे हुए थे। और जिन गैलरीज की आप बात कर रही हैं वो भी मैं दिखाता हूँ कि और इस बीच बीच में ये जो जगह है, ये चारों तरफ ये दीवारों पर गोलियों के निशान हैं और ये अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कत्ले आम हुआ था। और ठीक जिस गैलरी की आप बात कर रही हैं, ये जो पीछे एक दिखाई दे रही है, एक गैलरी ये है जिसके अंदर प्रॉपर लाइट एंड साउंड शो होता है। इस समय भी यहाँ पर वो चला हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे कैमरे को ले जाते हैं तो वो ऐतिहासिक गली जहां से ये जो देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच में छोटी सी गली है जिसके अंदर आपको एक स्टैचू दिखाई दे रहा हुआ है। इसी तरीके से अंग्रेजी सेना यहाँ से अंदर घुसी थी और इसी गलियारे के चारों तरफ, दोनों तरफ अंग्रेज फैल गए थे और खड़े हो गए थे। और जो लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने आए थे वो यहाँ पर इनके सामने खड़े हुए थे। ठीक वहां से गोलियां चलानी शुरू की गई थी। दूसरी गैलरी वहीं पर है जहां पर ये दरवाजा है, दरवाजे के साथ गैलरी है। यहाँ पर भी उस इतिहास को संजोकर रखा गया है जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां जो है गौरवान्वित होती रहे। और ठीक उसके बाद ये जो रास्ता बनाया गया है उस कुएं के लिए, जिसको मैंने अभी दिखाया था, जिसमें 100 से ज्यादा शव बाद में निकाले गए थे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे जैसे कैमरा दिखा रहा हूँ, ये जो हरियाली है ये नवीनीकरण का हिस्सा है, लेकिन जो इसकी मूल संरचना है, मूल ढांचा है, ये दीवारें हैं ऐतिहासिक, इनको किसी तरीके से छेड़ा नहीं गया हुआ है। हाँ, ये नवीनीकरण का एक हिस्सा है। ये जो रेलिंग आप देख रही हैं, इनको बनाया गया है। यहाँ पर
जो है लैंडस्केपिंग की गई है। और ठीक इसकी तरफ दूसरी तरफ कैमरे को ले जाता हूं तो आप देखिए यहाँ पर ये जो मंच बनाया गया है, जहां से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी शरीक होंगे और देश के लोगों के लिए इस ऐतिहासिक जलियांवाला बाग को खोला जाएगा। 3 चरणों में 4 चरणों में इसका जो है नवीनीकरण हो रहा है। ये पहला चरण है, 2 साल के बाद खोला जा रहा है। ठीक इसके पीछे देखिए वो ऐतिहासिक कुआं जिसका वर्णन इतिहास में बार बार आता है, और ये वो कुआं है। और इसकी जो सबसे खासियत यह है कि जलियांवाला बाग से बाहर निकलने के लिए और आने के लिए मात्र एक रास्ता था, और जब गोलीबारी निहत्थे भारतीयों पर कर दी गई तो जिसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थे, वो इस कुएं की तरफ दौड़े थे और वो एकाएक करके सैकड़ों की तादाद में कुएं के अंदर गिर गए थे। आपके पास ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और यही कारण है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के लिए बार बार गर्व करने का मौका ये तस्वीरें देती है, क्योंकि यहां पर हजारों की तादाद में ऐसे निहत्थे लोग जिन पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी, ये सोचते हुए कि अब विरोध नहीं होगा। रॉलेट एक्ट का लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बाद विरोध की जो चिंगारी भड़की, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ गया था। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी।